नमस्कार दोस्तों, मिशन सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे साइंस। और आप जानते हैं जैसा कि साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो हमारे लिए सभी कंपटीशनों के लिए अति आवश्यक है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें साइंस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइंस की डेफिनेशन के बारे में। हम देखते आ रहे हैं या बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा है कि प्रकृति के द्वारा क्रमबद्ध अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज इसके बारे में आपको कुछ नया बताता हूं जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है या नहीं सुना होगा। साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ क्यूरोसिटी। इसका मतलब ये होता है साइंस एक विषय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसी प्रकार से जो साइंस होती है एक तरह से कोई प्रकार की विषय नहीं होती है। लेकिन होती क्या है? ये होती है इट इज अ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी से तात्पर्य होता है हमारा यहाँ पर उसकी रुचि या फिर लगन। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को उसकी रुचि या लगन से अगर पढ़ें तो कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो हमारे समझ नहीं आए या जो हम क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप करते हैं उन क्वेश्चनों को हम पुटअप ना कर सकें। इसलिए मैं कहता हूँ साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ क्यूरोसिटी। यह एक हमारी सब्जेक्ट ना होकर ये एक तरह से हमारी रुचि या फिर लगन होती है। अब ये तो हमें समझ बैठ गया कि साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये हमारी क्या होती है? एक लगन या रुचि होती है। लेकिन अगर मैं इसके पार्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ कि साइंस को कितने भागों में विभक्त किया गया है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइंस के कितने भाग होते हैं, तो आपके पास इसका जवाब होगा 3। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। कौन कौन से हो गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसको 3 भागों में हम पढ़ते भी हैं, तो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं या केमिस्ट्री के बारे में या फिर बायोलॉजी के बारे में। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं 2 भाग? एक होता है सजीवों का विज्ञान। क्या बोलते हैं? सजीवों का विज्ञान। और दूसरा होता है निर्जीवों का विज्ञान। अर्थात अगर मैं कह सकता हूं सजीवों का विज्ञान का मतलब होता है लिविंग साइंस। और निर्जीवों का विज्ञान होता है नॉन लिविंग साइंस। सजीव और निर्जीव के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। सजीव क्या होता है या फिर निर्जीव क्या होता है? सजीव का मतलब होता है वो क्रियाएं या जिन व्यक्तियों में कोई भी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया से मतलब होता है हमारा कोई भी उसमें श्वसन संबंधी प्रतिक्रिया हो या पाचन संबंधी हो या चलना फिरना, कोई भी अगर प्रतिक्रिया किसी वस्तु में पाई जाती है तो वो क्या होती है? हमारी सजीव होती है। और जिनमें ये नहीं होती है तो वो कौन सी होती है? हमारी निर्जीव। अब आप ये कहते होंगे कि सर कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है चलने फिरने जैसी, लेकिन फिर भी वो सजीव क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रतिक्रिया, कोई पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, एनीवन अगर कोई भी क्रिया होती है तो वो क्या होती है? सजीव। तब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया पाई जाती है। श्वसन के अलावा उसमें पाचन की भी क्रिया पाई जाती है, तो वो इसलिए वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। अगर इसके हम आगे पार्ट के बारे में बात करें, सजीवों का विज्ञान, जिसमें हमारे आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। और अगर हम निर्जीवों के विज्ञान की बात करते हैं तो देखिए निर्जीवों के अंदर हमारी 2 विषय आती हैं।
एक आती है हमारी फिजिक्स और दूसरी आती है केमिस्ट्री। फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। अब बात आती है कि इनकी खोज किन्होंने की है। अगर देखा जाए तो जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी की जो खोज की गई है वो की है अरस्तू ने। किसने की है? अरस्तू ने। लेकिन जो बायोलॉजी शब्द होता है हमारा, जो उसका नाम दिया गया था, वो नाम दिया था लेमार्क और ट्रेविलेंस ने। किसने नाम दिया था? लेमार्क तथा ट्रेविलेंस। ध्यान रखना, जो बायोलॉजी शब्द होता है उसकी खोज किसने की है? अरस्तू ने की है, और उसका नाम किसने दिया है? लेमार्क तथा ट्रेविलेंस। अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए, जो बायोलॉजी होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जूलॉजी और बोटनी। कौन कौन से दो भाग हो गए? जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और बोटनी को हम कहते हैं पादप विज्ञान। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी की खोज किसने की है, तो आपका जवाब क्या होगा? अरस्तू ने। और नाम किसने दिया है? लेमार्क तथा ट्रेविलेंस ने। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी की खोज किसने की है, तो ध्यान रखना, जूलॉजी की खोज किसने की थी? अरस्तू ने। किसने की थी? अरस्तू ने। और बोटनी जो होती है हमारी सब्जेक्ट, बोटनी की खोज किसने की है? बता सकते हो आप बोटनी की खोज किसने की है? थियोफ्रेस्ट ने। किसने की है? थियोफ्रेस्ट। तो क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की थी? अरस्तू ने। और नाम किसने दिया था? लेमार्क तथा ट्रेविलेंस ने। लेकिन जो बायोलॉजी होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान, जिसकी खोज किसने की थी? अरस्तू ने। बोटनी का मतलब क्या होता है? पादप विज्ञान, जिसकी खोज किसने की थी? थियोफ्रेस्ट ने। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप एक चीज जानते हैं, और आप क्या सभी जानते हैं इस चीज के बारे में, हमारी प्रकृति में कोई एक ही प्रकार का पादप नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक ही प्रकार का जीव जंतु नहीं है। तो हजारों लाखों इनके नाम हैं, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना, थियोफ्रेस्ट ने पादप जगत का जब वर्गीकरण किया था, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी उस वर्गीकरण के लिए, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लैंटेरम। क्या नाम था बुक का? हिस्टोरिया प्लैंटेरम। जिसके अंदर उन्होंने लगभग 500 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। कितनी प्रजातियों का वर्गीकरण किया था? लगभग 500 पादप प्रजातियों का वर्णन किया था। लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे पहले वर्णन इन्होंने नहीं किया। जो सबसे पहले हमारा वर्गीकरण किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने उस वर्गीकरण के लिए दो पुस्तकें लिखी थी। उन दोनों पुस्तकों का नाम है जेनेरा प्लैंटेरम, और दूसरी पुस्तक थी स्पीसीज प्लैंटेरम। जेनेरा प्लैंटेरम के अंदर उन्होंने लगभग 4300 जंतु प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, और स्पीसीज प्लैंटेरम के अंदर लगभग 7700 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था कैरोलस लीनियस ने किया था, जिसमें उन्होंने दो पुस्तकें लिखी, जेनेरा प्लैंटेरम और स्पीसीज प्लैंटेरम। जेनेरा प्लैंटेरम के अंदर उन्होंने लगभग 4300 जंतु प्रजातियों का वर्गीकरण किया, तथा स्पीसीज प्लैंटेरम के अंदर लगभग 7700 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। अभी के लिए हम बेसिक में इतना ही देखते हैं।
अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट देखते हैं या साइंस के अंदर जो हमारी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है, जिसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा या फिर हम कह सकते हैं एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स को। क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले? फिजिक्स। अब फिजिक्स हम देखते हैं कि कोई इतनी कठिन सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में हम देखते हैं। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, जो फिजिक्स शब्द है ग्रीक भाषा के फुसिक शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? फुसिक, जिसका तात्पर्य क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। जो फिजिक्स शब्द है हमारा ग्रीक भाषा के फुसिक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। या सीधे सीधे अगर आपसे कोई कहता है कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, प्रकृति का अध्ययन। क्या याद रखोगे? प्रकृति का अध्ययन। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में कहूँ कि अगर आपसे कोई कहता है कि फिजिक्स क्या होती है, तो ध्यान रखना, फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिनके अंदर उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मनुष्य ना तो देख सकता है ना ही छू सकता है, सिर्फ क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। क्या कर सकता है? महसूस। आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल उठा के देख लो जिसके अंदर आप किसी वस्तु को ना तो छू पा रहे हो ना देख पा रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो? महसूस। जैसे अब मैं आपके सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको लिख रहा हूँ, तो आपको क्या पता है जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ वो किस कारण से लिख पा रहा हूँ? घर्षण बल के कारण। किस कारण? घर्षण बल के कारण। तो क्या ये आपको बल दिखाई दे रहा है या इसे आप छू पा रहे हो? इस बल को हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? इसको महसूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महसूस। तो ऐसी कोई भी क्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया या कोई वस्तु जिसे हम ना तो छू पाते हैं ना देख पाते हैं, सिर्फ क्या कर पाते हैं? महसूस। और उसी को हम क्या कहते हैं? हम फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। अगर मैं इसके अंदर सबसे पहली चीज की बात करता हूं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक। क्या देखते हैं? मात्रक। मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक होता क्या है? ऐसी राशियां जिन्हें मापने के लिए उपयुक्त मानक काम आते हैं, या फिर वे वस्तुएं जिनको मापने के लिए उपयुक्त मानकों की ही आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मात्रक। मात्रक की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। हम मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में आगे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम क्या देखते हैं कि जो हमारा बेसिक होता है, साइंस क्या होती है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके खोजकर्ता कौन है, इसी के बारे में ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, हम ये सोच के चलते हैं कि साइंस एक सरल सब्जेक्ट है। साइंस सरल नहीं है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि साइंस कठिन है। लेकिन हमारा थोड़ा क्या होना चाहिए, उस चीज़ के लिए एक रुचि या फिर लगन होनी चाहिए। तो इसके आगे के टॉपिक जो हमारे हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा इसको समझना और इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।